अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको पता है कि 9th चैप्टर जो है नेचर ऑफ लाइट वाला वो तो कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। और हमने आज इसका पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले इस लेक्चर में हम फिज़िकल ऑप्टिक्स को देखेंगे जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स भी है। और उसके बाद हम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स को देखेंगे जिसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इन दोनों को पढ़ने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को फिज़िकल ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के दरमियान में डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्लेन मिरर जो है वो किस किस्म का इमेज बनाता है। और बेटा फाइनली हम ये देखेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर्स के दरमियान में कुछ एंगल है तो टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने बनेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि फ़िज़िकल ऑप्टिक्स क्या है। तो जैसे कि फ़िज़िकल ऑप्टिक्स को हम वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। तो आधा मतलब तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी इन फिज़िकल ऑप्टिक्स we consider the wave like properties of light। फिज़िकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट को वेव की तरह पढ़ते हैं या लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। 9th चैप्टर जो आपने पढ़ा है ना नेचर ऑफ लाइट वाला, वो फिज़िकल ऑप्टिक्स ही तो था। बहुत सारे बुक्स में इसको फिज़िकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इन सब के अंदर हमने वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को डिस्कस किया था। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सारे प्रोसेसेस के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए थे, ठीक है, वो स्लिट थी या कोई छोटी सी अपर्चर थी या डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की नेरो स्लिट्स थी या एटॉमिक क्रिस्टल्स के जो प्लेन्स थे रॉक साल्ट के अंदर, वो सारे के सारे बहुत छोटे होते हैं। या ब्लेड के शार्प एजेस थे जहाँ से डिफ्लेक्शन हो रही थी, वो बेटा बहुत छोटे थे। तो जब हम इस तरीके से नेरो स्लिट या अपर्चर्स या शार्प एजेस लेते हैं तो फिर हमें लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना आसान हो जाता है। क्योंकि लाइट की वेवलेंथ भी बहुत छोटी है, तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए ऑब्जेक्ट की साइज़ भी छोटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हम बोलें कि इन दिस केस द ऑब्जेक्ट्स वी डील विथ आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो फिज़िकल ऑप्टिक्स एक मरतबा फिर देख लो कि ऑप्टिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें और इसके अंदर हम ये वाले प्रोसेस को देखते हैं जो 9th चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं, और इसी वजह से हम लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के काबिल होते हैं। ठीक हो गया, फिज़िकल ऑप्टिक्स को आपने देखा। और उसके बाद हमारे पास है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स जिसका नाम रे ऑप्टिक्स भी है। इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ना है वो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स होगा या उसको हम रे ऑप्टिक्स बोलेंगे। तो ये जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स क्या है? इन जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स वी ट्रीट लाइट एज अ रे नॉट एज अ वेव। बेटा इस चैप्टर में हम लाइट को रे की तरह मानेंगे और हम इसको वेव की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हम मिरर्स को पढ़ेंगे, लेंसेज को पढ़ेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें, प्रिज्म, इनके साथ डील करेंगे।
और जो फिनोमेनाज होंगे वो डिस्पर्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज वगैरह होंगे। समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों है कि लाइट को हम यहाँ पर वेव की तरह स्टडी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, प्रिज्म हैं, जो लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी बड़े हैं। तो जब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं तो फिर हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम लाइट को रे की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि इन दिस केस द ऑब्जेक्ट्स वी डील विथ आर वेरी ह्यूज एज़ कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा, फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स और लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया। और इस चैप्टर में हम जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे। बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइट को हम रे की तरह ट्रीट करेंगे। तो आ रही बात समझ में? तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर डिफरेंसेस जो है वो इन दोनों के दरमियान में समझ में आ गया होगा। अब बेटा इस जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी करना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम मिरर्स को पढ़ेंगे, प्लेन मिरर्स को, स्फेरिकल मिरर्स को। तो बेटा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, ये जो इमेज बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनाते हैं। तो इसके लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उनको समझना ज़रूरी है। यानी कि द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर्स एंड कर्व्ड मिरर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इमेजेस को समझने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी करते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है बेटा? ये एक इंसिडेंट रे है जो आ रहा है, और ये लगकर जब वापस जाएगा तो हम इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और यहाँ पर ये सरफेस है या मिरर है। अब यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये जो रेड वाली है, ठीक है, आई के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हमने आर के साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है। आई इज इक्वल टू आर। जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाकर आएगा उतनी ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ बनाकर जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये बेटा तीनों के तीनों इस जगह पर, जिस जगह पर लाइट जो है वो आकर लग रही है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। इस जगह पर ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। इसको हम कोप्लेनर भी बोलते हैं। किस जगह पर? हर जगह पर नहीं, एट स्पॉट ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह पर लाइट आकर शीशे को लगती है इस पॉइंट पर ये तीनों के तीनों कोप्लेनर होते हैं। तो बेटा दिखने पे तो याद करने में भी बिल्कुल आसान है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगी और तीनों रेज इस जगह पर कोप्लेनर होंगे। पर जब हम इनको अप्लाई करेंगे ना तो आपको लग पता जाएगा कि इसका कितना फ़ायदा है। ठीक है, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। और अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो किस किस्म का इमेज बनाएगा। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो इसके इमेज को समझने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से ये कुछ रेज जो हैं वो मिरर की तरफ जा रहे हैं।
ये मिरर है और इसके पीछे ये जो है इमेज है। ठीक है, तो रोशनी ऑब्जेक्ट से शीशे को लगती है और लगकर हमारी आँख में आती है। एक रे जो है वो टॉप से आता है रिफ्लेक्शन के बाद आँख में, और एक जो है ये बॉटम से शीशे को लगकर आँख में आता है। ठीक है, तो रियल रेज जो हैं वो शीशे को लगने के बाद आँख में आ रहे हैं, और शीशे के पीछे जो है ये इमेज बन रहा है। हमारी आँख किसी भी ऑब्जेक्ट को उस तरफ को देखती है जिस तरफ से रोशनी हमारी आँख में आ रही है। तो बेटा क्योंकि रोशनी इस तरफ से आ रही है तो आँख को लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पीछे है, पर हकीकत में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर रोशनी हकीकत में किसी जगह से आ रही है तो उसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आ रही है पर हकीकत में वहाँ से नहीं आ रही, तो फिर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट या इमेज होता है। समझ में आ गया? तो ये जो इमेज है किसका, प्लेन मिरर का, इसकी कुछ खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये जो इमेज होता है, इट इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द सोर्स इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट शीशे के आगे होगा उसका इमेज उतना ही उसके पीछे होगा। ठीक है, आप लोग ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो तो जितना दूर आप शीशे के मिरर के आगे होते हो आपका फ़ोटो या इमेज उतना ही पीछे होता है। सो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम P इज इक्वल टू Q भी बोलते हैं मैथमेटिकली। ये तो सिंपल है। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, द इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर। ये जो हमें इमेज मिलता है ये हमेशा वर्चुअल होता है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि रेज़ जो हैं वो हकीकत में ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं और इमेज जो है हमें शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हकीकत में लाइट आ नहीं रही पर अपीयर हो रहा है कि यहाँ से आ रही है, इसलिए प्लेन मिरर में जो इमेज है वो वर्चुअल होता है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट कि इमेज जो है इट इज़ ऑफ सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट। जितना लंबा या साइज़ में जितना ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतना ही होता है। आप मिरर में खुद को जब देखते हो तो जितने लंबे आप हो आपका फ़ोटो भी उतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो और फ़ोटो आपका छोटा दिखे, ये पॉसिबल नहीं होता। किस में? प्लेन मिरर में। आगे जाकर हम स्फेरिकल मिरर्स को देखेंगे तो वहाँ पर ये हो सकता है, पर फ़िलहाल हम जो है ये प्लेन मिरर्स का जो फ़ोटो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 3 पॉइंट्स आपने देखे और चौथा पॉइंट जो आप देखोगे वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम ऑब्जेक्ट की सूरत में मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखो, ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड है वो जब इमेज बनता है तो उसका लेफ़्ट हैंड बन जाता है। ठीक है, ये देखो ये राइट है और जो फ़ोटो है उसमें ये जो राइट हैंड है वो हमारी तरफ देख रहा है, उसका वो लेफ़्ट अपीयर होता है। लेफ़्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ़्ट। इस बात को हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड इमेज या लेटरल इन्वर्जन। तो ये चौथा पॉइंट हो गया कि इमेज इज़ ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक आदमी है जिसकी हाइट है h, अ मैन ऑफ हाइट h, ये एक शीशे के सामने खड़ा है, तो उस शीशे के अंदर इसने अपने आप को पूरा का पूरा देखना है। यानी अ मैन ऑफ हाइट h requires a mirror of length at least equal to h/2 to see his own complete image। समझे हो इस बात को कि अगर एक आदमी है जिसकी हाइट है 6 फुट या 7 फुट या कितनी भी हाइट है h, तो शीशे में वो अपने आप को पूरा देखना चाहता है, सर से लेकर
पाँव तक, तो फिर बेटा शीशा कम से कम उसकी हाइट का आधा तो होना चाहिए। अगर आदमी है 6 फुट का तो शीशा कम से कम 3 फुट का होना चाहिए। घर में अगर आपके पास कोई 2 फुट का शीशा है ना, तो आप उसमें कभी भी खुद को पूरा नहीं देख सकते। आप करके देख लो, हमारी हाइट जो है वो 5 फुट तो होती है ना, तो 5 फुट वाली चीज़ जो है वो 2 फुट वाले मिरर में अपने आप को कभी भी पूरा नहीं देख सकती। अगर पाँव नज़र आएंगे तो फिर सर नहीं नज़र आएगा, और सर नज़र आएगा तो फिर पाँव नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं इस इमेज के ज़रिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है ये एक हाइट है, ठीक है, पर्सन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये पूरी हाइट हमें शीशे में नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इस शीशे के 3 पार्ट बना लिए हैं, एक यहाँ तक, और बेटा ये 2 और ये 3, 1 2 और 3, और बेटा इसके हमने फर्दर 2 पार्ट बना लिए हैं समझने के लिए। अच्छा, तो हमने अपने आप को देखना है शीशे में, तो इसके लिए हमने ये सपोज़ किया है कि हमारी आँख जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो रोशनी को हमारी आँख में आना चाहिए। तो सर वाला रे जो है, हेड वाला रे, वो यहाँ से चलता है, शीशे को लगता है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर बनती है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी आँख में यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद पाँव वाली जो रोशनी है ये भी इसी तरीके से यहाँ पर आती है, और रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आँख में आ जाती है। तो क्योंकि बेटा सर से लेकर पाँव तक की रोशनी शीशे में से रिफ्लेक्ट होकर मिली है, तो हमें शीशे में अपना आप पूरा दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सर से लेकर पाँव तक की रोशनी सारी रिफ्लेक्ट होकर आई है। पर अब आप देखो कि हमारी हाइट तो h थी, h मतलब ये तीनों डब्बे, 1 डब्बा, 2 डब्बे और ये 3 डब्बे, पर सामने से जो शीशा है वो कितना है, तो बेटा उसके लिए आप देखो कि 1 डब्बा पूरा ये मिरर, और फिर 1 डब्बा आधा, यानी 1.5। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये 3 डब्बों के अंदर है, 1 2 3। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये नॉर्मल हमने समझने के लिए बनाया है, इसको आप फ़िलहाल इग्नोर कर दो। तो फिर क्या बना, 1 2 और 3, ऑब्जेक्ट 3 डब्बों में है, और जो मिरर है वो जो है वो 1.5 डब्बों में है। यानी हाइट ऑफ इमेज से, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो आपका मिरर है वो आधा होना चाहिए, क्योंकि 3 का 1.5 जो है वो आधा होता है। अब इसकी डेरिवेशन भी मुकम्मल तौर पर होती है, लेकिन बेटा उसमें टाइम लगेगा, तो MCQs आ जाता है। उसको समझने के लिए आप ये समझ लो कि अगर कोई आदमी अपने आप को पूरे का पूरा देखना चाहता है किसी मिरर के अंदर, तो फिर मिरर जो है वो एटलीस्ट उसकी हाइट का आधा होना चाहिए। समझ में आ गया? इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि अगर कोई आदमी एक कमरे में खड़ा है और वो अपनी बैक वाली दीवार को सामने वाले शीशे में पूरा देखना चाहता है, तो अब शीशा कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? मैं रीड करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टू सी कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ a person requires a plane mirror of at least 1/3 of the height of the wall। ठीक है, अगर कोई आदमी अपने पीछे वाली दीवार को सामने वाले शीशे में देखना चाहता है, तो फिर सामने वाला जो शीशा है वो 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल होनी चाहिए। यानी जो वॉल जितनी भी ऊंची है, सामने से जो शीशा है वो उसका 1/3 होना चाहिए। और इसके लिए ये भी कंडीशन है कि जो आदमी है ना वो एग्जैक्टली दरमियान में होना चाहिए।
ठीक है, आइए इसको समझते हैं, आपको आसान लगेगा जब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखें कि ये पीछे एक दीवार है जिसकी हाइट है h। ये बेटा सामने मिरर है और यहाँ पर एग्जैक्टली दरमियान में जो है वो आदमी है। आदमी शीशे से भी उतना दूर है और पीछे वाली दीवार से भी उतना ही दूर है। यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D। अब यहाँ पर देख लो कि टोटल 1 2 3 4 5 और 6 डब्बे बनाए हैं। पूरी दीवार को देखना है तो रोशनी सर से लेकर पाँव तक जानी चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक रे यहाँ से आया, मिरर को लगा और यहाँ पर आ गया, क्योंकि ऑब्ज़र्वर यहाँ पर है। ठीक है, पीछे रोशनी को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्ज़र्वर मिड में खड़ा है। इसी तरीके से एक रे जो है वो दीवार के बॉटम से गया, यहाँ पर लगा, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हुई और रिफ्लेक्ट होकर आँख में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट करो कि पीछे जो दीवार थी वो कितने डब्बों में थी, 1 2 3 4 5 6, जबकि सामने से आपने जो शीशा यूज़ किया है वो कितने डब्बों में है, 1 और 2, तो ये 6 और ये 2। तो बेटा आप बताओ कि अगर मैं बोलूँ 6 डब्बा h है, 6 डब्बों की विड्थ h है, तो 2 डब्बों की क्या होनी चाहिए, h/3 होना चाहिए ना। 2/6 क्या होगा, h/3 या 1/3। तो यहाँ से समझ में आया कि ऑब्ज़र्वर अगर दरमियान में खड़ा होकर पीछे वाली दीवार को सामने वाले शीशे में देखना चाहता है तो जितनी भी दीवार है शीशा उससे 1/3 हाइट वाला एटलीस्ट होना चाहिए। बड़ा होगा तो फिर भी सही है, लेकिन कम से कम h/3 होना चाहिए। अगर इससे भी छोटा हुआ तो पीछे वाली दीवार नज़र तो आएगी पर पूरी नज़र नहीं आएगी। इस किस्म का MCQs भी आपको मिलेगा MCAT वगैरह में, तो इसको भी आप समझ लो। अच्छा, अब बेटा इसके बाद हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ इमेजेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 प्लेन मिरर हैं और 2 प्लेन मिरर्स के दरमियान में कुछ एंगल है और आप उसके दरमियान में एक ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो फिर हमें मिरर्स के अंदर कितने इमेज जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसको समझो आप कि व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल, 2 प्लेन मिरर्स आपस में हमने किसी एंगल पर रख दिए, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ केप्ट बिटवीन देम, जो ऑब्जेक्ट उन शीशों के दरमियान में रखा है उसके जो इमेजेस का नंबर होगा, इट इज़ गिवन बाय n = 360/थीटा। थीटा वो एंगल जो दोनों शीशों के दरमियान वाली है, -1। ये जो फार्मूला है 360/थीटा -1, ये हमें नंबर ऑफ़ इमेजेस निकाल कर देगा। पर कब, इफ़ 360/थीटा इज़ इवन नंबर। ये समझ लो कि ये फार्मूला 360/थीटा -1 तब लगेगा जब 360/थीटा इवन नंबर होगा। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि दोनों मिरर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो सबसे पहले आप 360/थीटा को देखोगे, पूरा नहीं लगाओगे। 360/थीटा को देखो, ये क्या हो गया, 360/90, थीटा क्योंकि 90 है, तो बेटा ये हो गया 4। अब 4 क्योंकि इवन है तो फिर आप ये फार्मूला लगाओगे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये फार्मूला आपने तब लगाना है जब 360/थीटा इवन होगा। तो आप पहले 360/थीटा को इवन करके देखोगे, इवन है तो फिर आप एक माइनस भी करोगे। तो अब बताओ कि इमेजेस कितने बनने चाहिए। तो इमेजेस जो हैं 360/90 -1, ये 4 था, -1 कर दोगे तो 3 बनने चाहिए। तो अगर आपको कोई MCQs आता है कि 2 प्लेन मिरर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने बनेंगे, तो आपने बोलना है 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर बोलता है कि एंगल 60 डिग्री है, तो फिर देखो 360/60, ये 6 हो गया,
इस फार्मूले के हिसाब से, और 6 भी इवन है। तो अगर इवन है तो अब हम ये वाला फार्मूला पूरा लगाएंगे, 1 माइनस भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 360/60, ये 6 हो गया, और 6 में से एक माइनस भी कर लिया तो ये बन गया 5। समझ में आया? अब इसी तरीके से अगर बोलता है एंगल 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री को जब आप इस फार्मूले में रखोगे तो 360/72 तो 5 होता है, और 5 तो आड है। अब ये तो आड नहीं रहा, सॉरी इवन नहीं रहा, आड है। तो अब आप ये फार्मूला नहीं लगा पाओगे। तो फिर नंबर ऑफ़ इमेजेस कैसे निकलेंगे? ठीक है, इवन के लिए तो बिल्कुल आसान है कि आप ये देखो कि ये इवन है, और फिर आप ये सारा फार्मूला लगा लो, 1 माइनस कर लो, और नंबर ऑफ़ इमेजेस निकल गए। पर अगर 360/θ आड है, यानी इफ़ 360/θ इज़ आड नंबर, तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज़? एक तब जब ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट जो है वो शीशों के दरमियान में सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल दरमियान में, दोनों तरफ से मिरर एक जितना दूर, एक जितनी एंगल पर हों। और दूसरा, ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, यानी सिमेट्री नहीं है, एक तरफ से एंगल ज़्यादा है, एक तरफ से एंगल कम है, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली दरमियान में नहीं है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कब? जब ये जो नंबर है ये आड होगा। इवन होगा तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, 360/θ -1। पर बेटा जब ये आड होगा, 360/θ आड होगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली। अगर सिमेट्रिकली है तो आप वंस अगेन वही फार्मूला लगाओगे, ठीक है। और अगर एसिमेट्रिकली है तो फिर आप -1 नहीं करोगे और 360/θ ही लगाओगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर तीसरे नंबर में हमने देखा था, यहाँ पर बेटा ये भी नोट कर लो कि अगर वो कुछ भी नहीं बोलता, इफ़ नथिंग इज़ सेड देन द ऑब्जेक्ट इज़ कंसीडर्ड टू बी प्लेस्ड सिमेट्रिकली। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता कि सिमेट्रिकली है या एसिमेट्रिकली है, तो हम सपोज़ करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस है, और ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर एंगल सपोज़ करो 72 डिग्री है, ठीक है, तो 72 डिग्री को जब आप देखोगे पहले यहाँ पर, तो ये तो आड निकलेगा। पहले आपने -1 नहीं करना होता, आपने ये देख लेना है कि 360/θ आड है या इवन है। तो यहाँ पर तो आड है, इवन होता तो आप ऐसा कर लेते, आंखें बंद करके आप ऐसा कर लेते, पर ये आड है, और आड होने की सूरत में 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब हमें पता नहीं है कि ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, दोनों लगा सकते हैं। अगर वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, तो फिर बेटा ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कौन से वाला फार्मूला लगाएंगे? ये वाला। और इसमें हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 360/72 -1 भी करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 5 -1 तो 4। तो 72 डिग्री एंगल है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है, तो 4 इमेजेस बनेंगे। पर अगर बोलता है एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है ना, तो अगर एसिमेट्रिकल है तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर -1 नहीं करेंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो इमेजेस कितने मिलेंगे, 5। समझ में आ गया? आई होप ये बिल्कुल क्लियर है अब कि अगर आप इसको देखते हो और ये इवन निकलता है तो फिर आपने 1 माइनस करना है हर सूरत में। और अगर बेटा ये आड निकलता है, फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिमेट्रिकली है तो फिर भी -1 करना है, और अगर एसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर आपने 1 माइनस नहीं करना। और ये भी नोट कर लो कि कुछ नहीं बोलता तो फिर आपने यही सपोज़ करना है कि सिमेट्रिकल है, और यहाँ पर आपने -1 काटना है। ठीक हो गया? एक और एग्जांपल के ज़रिए हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एंगल 120 डिग्री की है, ठीक है,
तो 120 डिग्री पर कितने इमेजेस बनेंगे? एंगल किसके दरमियान में है? दो प्लेन मिरर्स के दरमियान में। तो बेटा आपने देखा कि अगर हम ये पुट करते हैं, पहले -1 नहीं करेंगे, 360/θ 120, तो ये निकला 3, तो 3 तो 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो 1 माइनस करना पड़ेगा, 360/θ -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इमेजेस कितने बन जाएंगे बेटा? 2, ठीक है। बोलता है सिमेट्रिकल है फिर भी सही है, कुछ नहीं बोलता फिर भी सही है। पर अगर बोलेगा कि भाई एसिमेट्रिकल है, तो एसिमेट्रिकल है और है भी आड, तो फिर बेटा हम ये -1 नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें इमेजेस जो हैं वो कितने मिलने थे? वो इमेजेस मिलने थे हमें 3। समझ में आ गया? तो आई होप कि अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है।